नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक फॉर्मूला सुझाया है और इस फॉर्मूले के जरिए वो भारतीय जनता पार्टी को 303 से 100 के अंदर समेट देने का दावा कर रहे हैं। वो फॉर्मूला क्या है, उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका है या फिर अन्य दलों की क्या भूमिका रहने वाली है, आज इसी के पीछे की इनसाइड स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बीच हैं। संजीव जी, कांग्रेस के साथ से ही बात बनेगी, क्या ये नीतीश कुमार को पता चल चुका है? इसीलिए वो जो फॉर्मूला नया बता रहे हैं वो कांग्रेस के ही इर्द गिर्द घूमता हुआ दिख रहा है। देखिए, फॉर्मूला जो नीतीश जी सजेस्ट कर रहे हैं उस फॉर्मूले को उन्होंने तफसील से नहीं बताया है, बहुत ज़्यादा उसकी व्याख्या नहीं की है, पर कमोबेश सबों को पता है वो फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला ये है कि जो चुनाव अभी तक लोकसभा के हुए हैं हमारे देश में पिछले दो, उन दोनों लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो वोटिंग परसेंटेज है वो 40 से नीचे रही है। और अगर हम उनके साथियों को भी मिला लेते हैं तो वो 40 से थोड़ा ऊपर जाती है। तो उनका ये कहना है कि अगर बाकी के 60% वाले एक साथ हो जाते हैं तो फिर जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो जाएगी और जीत जो है वो विपक्ष की हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले में कोई नई बात तो है नहीं। प्रश्न यही है कि ये कैसे होगा, इसकी जिम्मेदारी उन्होंने कांग्रेस पर डाल दी है और कांग्रेस की तरफ से पहल होनी चाहिए, कांग्रेस ही आगे बढ़े और सबों को कन्विंस करे। ये एक तरह से जिम्मेदारी आज उस मंच से उन्होंने कांग्रेस को दी जब उन्होंने सलमान खुर्शीद को देखते हुए कहा, जो कि आज की उस बैठक में पहुंचे हुए थे, कि हम तो गए थे दिल्ली और हमने सोनिया जी और राहुल जी से मुलाकात भी की थी। आपका यात्रा बहुत अच्छा रहा है, भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन आप रुकिए मत, आगे बढ़िए यहाँ से। तो ये फॉर्मूला जो है, जो सबों की जानकारी वाला फॉर्मूला है, उसे कांग्रेस कार्यान्वित करे। अब मैं देखता हूं और हमारे दर्शक भी इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस ने अभी पीछे 2 या 3 ऐसे प्रयास किए जिसमें एक मंच पर सभी के सभी विपक्षी दल नजर आए। तो उसमें ज्यादातर विपक्षी दल नहीं पहुंचे। 21 दलों को इनवाइट किया गया था, 10 से 11 दल पहुंचे और उसमें वो 10 दल पहुंचे थे जो कि अपने अपने क्षेत्रों में बड़े सीमित प्रभाव वाले हैं। तो विपक्षी दलों में एक भावना उस वक्त ये दिखाई पड़ी की है कि शायद उन्हें ये लगता है कि कांग्रेस जो है उसकी सरपरस्ती है ना, उन्हें नुकसान करेगी और इस कारण से वो साथ कांग्रेस के नजर नहीं आने चाहते हैं। तो आज के फॉर्मूले में ये एक दुविधा सामने आती है कि जिम्मेदारी तो कांग्रेस को दी जा रही है, पर खुद नीतीश जी कांग्रेस के उस मंच पर नहीं थे जो 30 जनवरी को श्रीनगर में सजी थी। बिल्कुल सही बात है। और तेजस्वी ने मंच पर खड़े होकर यह भी कहा कि क्षेत्रीय दलों को ड्राइविंग करने दें। तो अगर क्षेत्रीय दल ड्राइविंग करेंगे तो कांग्रेस क्या करेगी और कांग्रेस का फिर कहां पर अपना वजूद वो साबित करेगी या खुद को कैसे साबित करके दिखाएगी, ये भी उसके सामने बहुत बड़ा सवाल है। चैलेंजिंग है ये मामला। देखिए, जो तेजस्वी कह रहे हैं अकेले तेजस्वी नहीं, वो अपने अपने राज्यों में सभी क्षत्रपों की भावनाएं हैं। आप इस भावना को की प्रतिध्वनि ममता बनर्जी में भी पा सकते हैं। वो भी कांग्रेस को स्पेस नहीं देंगी और उन्हें ही ड्राइविंग सीट पर पश्चिम बंगाल में रहने दिया जाए, वो चाहेंगे, क्योंकि वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को हरा रही हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में यही चाहेंगे, वो तो कांग्रेस को हरा कर आए हैं। अखिलेश यादव भी यही चाहेंगे कि भाई ड्राइविंग सीट तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की रहे। बहन मायावती भी यही चाहेंगी, के चंद्रशेखर राव भी यही चाहेंगे और डीएमके तो चाहता ही है, इसीलिए कांग्रेस वहां पर सेकंड पार्टनर है। हेमंत सोरेन की सेकंड पार्टनर है। नवीन बाबू को उड़ीसा में जरूरत नहीं है कांग्रेस की, तो वो क्यों चाहेंगे? तो इस तरह से आप पाते हैं कि दरअसल कांग्रेस के ऊपर जो ये भूमिका डाली जा रही है ये तो अजीब है ना, क्योंकि बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि हर
क्षेत्र में मजबूत छत्रप हैं आज की तारीख में, और संभवतः उन्हें साथ आने की जरूरत है। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि कितने आज राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी शासन में है। उत्तर प्रदेश जहां अपने दम पे है वो, उत्तराखंड जहां अपने दम पे है, गुजरात जहां अपने दम पे है, असम जहां अपने दम पे है। इसके अलावा जहां भी वो सत्ता में है, चाहे वो कर्नाटक हो जहां तोड़कर सरकार बनाई गई, मध्य प्रदेश हो जहां तोड़कर सरकार बनाई गई, महाराष्ट्र जहां तोड़कर सरकार बनाई गई, है ना, हिमाचल जहां वो सरकार से चले गए, जम्मू कश्मीर जहां सरकार बनी थी तो सहयोगियों से वो टूट गई, हरियाणा जहां पर वो बिना सहयोगियों के सरकार नहीं बन पाती, सहयोगियों के दम पे उन्होंने बनाया। तो यही 3-4 राज्य हैं ना जहां मजबूती से भारतीय जनता पार्टी जमी हुई है। प्रश्न तो ये है कि विपक्षी दलों के बीच कितना एका है, क्या वो कोई एक ऐसा चेहरा प्रोजेक्ट करने में सफल हैं, क्या वो कांग्रेस की उस ताकत का इस्तेमाल करने में सफल हैं जिसमें कांग्रेस सभी राज्यों में फैला हुआ एक पॉलिटिकल पार्टी है जो सबों को साथ लाने में सक्षम है। मैंने आज तक हिमांशु ऐसी कोई भी बैठक नहीं देखी, पूर्वोत्तर राज्यों की ही बात कर लीजिए आप, कि नवीन बाबू, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, चारों दल और अपनी अपनी जगहों पर शासन में हैं, क्या इनकी कभी कोई बैठक हुई? इन विपक्षी दलों की, जिनमें से सबों ने कांग्रेस को किसी जमाने में हराया और भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं, कभी नहीं बैठे साथ में। तो ये भूमिका दरअसल छत्रपों की ज्यादा है और कांग्रेस की कम है। कांग्रेस सहयोगी की भूमिका निभा सकती है, पर कांग्रेस अपने दम पर सबों को जोड़ ले, ये स्थिति तो खुद विपक्षी दलों ने ही कांग्रेस की नहीं रहने दी है। तो उनसे क्या उम्मीद करना, ये जो एक सहयोग की बात करते हैं, तो अखिलेश जी ने तो खुद साथ छोड़ा कांग्रेस का। जब भी मन किया नीतीश जी ने कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया। तो इस तरह से कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा भूमिका है। हाँ, ये बात है, कांग्रेस के पास नेता बड़ा है, चेहरा है, जिसका नाम राहुल गांधी है, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी छवि और बढ़ी है। पर मुझे लगता है कि उनकी हेल्प करने वाली भूमिका तो हो सकती है, पर असली लड़ाई जो है वो क्षेत्रीय दल बनाम बीजेपी ही है। हम लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। कांग्रेस को आगे तब रखा जाए जब लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का जहां जहां पर चुनाव हो, क्षेत्रीय चुनाव हो, तब कांग्रेस पीछे से सपोर्ट करे। क्या ये फॉर्मूला लागू होने से फायदा मिल सकता है पूरे विपक्ष को जो एकजुटता है उसको? जी नहीं, देखिए, लागू होने का कसौटी ये होना चाहिए कि आप किसी को हराने के लिए एक जगह जमाना हो, एक प्रोग्राम एंड पॉलिसी के तहत एक जमा हो आप, ये बहुत जरूरी है। साल 2019 का चुनाव हम लोगों ने लोकसभा उत्तर प्रदेश बहुत बारीकी से कवर किया और पाया कि बीएसपी और सपा साथ थे। तो बीएसपी और सपा जब साथ हैं, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती थी। इन दोनों बड़े दलों के साथ आने के बावजूद वो 62 जगहों पर जीत गई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो साथ आना था वो बस एक बड़ा ही सीमित लक्ष्य के साथ था। नेता तो आए लेकिन वोटर नहीं है। वोटर, अब देखिए आप, ये नतीजे जब आए तो भारतीय जनता पार्टी जीती हुई थी। तो केवल दो नेताओं के साथ आ जाने से, जैसे कांग्रेस और अखिलेश आ गए थे 2017 में, कोई भी फायदा नहीं हुआ था। एक निश्चित प्रोग्राम एंड पॉलिसी पे वर्क करना होगा। वो प्रोग्राम एंड पॉलिसी क्या हो सकता है? जैसे बिहार में जातीय जनगणना एक प्रोग्राम एंड पॉलिसी है। उस प्रोग्राम एंड पॉलिसी के तहत आरजेडी, जेडीयू, आपको याद होगा जेडीयू तब भी आई थी दिल्ली इस पर्टिकुलर मुद्दे पर जब वो एनडीए के साथ थे नीतीश जी। तो नीतीश जी और तेजस्वी दोनों साथ आए और प्रधानमंत्री से मिले, जातीय जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं कह पाती है कि हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम एंड पॉलिसी के बिना पर
जुड़ना है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत के लिए आप जो जातीय गोलोबंदी करना चाहते हैं रामचरितमानस के सवाल पर, तो ये बहुत दूर नहीं जाएगा और ये थोड़ा बचकाना भी है। हाँ, ये राजनीति बहुत दूर नहीं जाएगी, क्योंकि धर्म का जो टर्फ है ये भारतीय जनता पार्टी का है, इस पर मत खेलिए। तो बीजेपी, अब तो नड्डा साहब भी कह रहे हैं कि इन सब बातों पे जो सांसदों की बैठक कर रहे थे वो कह रहे हैं कि आप इन पे अब तो आजकल आप सही कह रहे हैं, मुझे उल्टा सुनाई पड़ता है। अब मैं बीजेपी वालों को ये कहते सुनता हूं कि देखो धर्म की बातों में मत फंसो, विकास के बारे में लोगों को बताओ, और जो विपक्ष वाले हैं वो रामचरितमानस, उसकी ये चौपाई, उसकी, अब ये इस पर वो आ गए हैं। मतलब उनको धर्म के बारे में बात करना है, उनको विकास के बारे में बीजेपी को बात करना है। अजीब गटमगट की स्थिति हो गई है। लेकिन अगर आपके पास मुद्दे हैं, सवाल देखिए आज की तारीख में महंगाई का है, इस प्रश्न को एड्रेस कौन करेगा, और तमाम विपक्षी दलों के पास कोई नीति है क्या? क्या कोई वैकल्पिक बजट पेश किया गया विपक्ष के द्वारा? एक बजट निर्मला जी के द्वारा पेश किया गया, एक कोई वैकल्पिक बजट इस देश में आया क्या जो दो लोगों को बताता कि दरअसल हमारे पास अगर इतना रुपया है तो उसको खर्च करने का एक ये हिसाब भी हो सकता है जो सरकार नहीं कर रही है। बिल्कुल सही बात है। तो ये प्रोग्राम एंड पॉलिसी आपके पास है क्या? देखिए, आपको एक ऑल्टरनेटिव विजन देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। सिर्फ ये गुणागणित करना कि ये जाति ये जाति ये जाति जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा। नहीं, राजनीति ऐसी चल रही है ना कि किसी के फॉर्मूले से फायदा हुआ, जैसे कि फ्रीबीज के मामले पर अरविंद केजरीवाल को फायदा हुआ, दिल्ली में फायदा हुआ या फिर पंजाब में भी हुआ, सरकार बनी उनकी, तो सबने फिर उसी को उठा लिया, फिर उसी पे लगे हुए हैं। किसानों का ऋण माफ कर देंगे, फायदा तो उसी पे केवल उनका होता है, केजरीवाल जी का फायदा होता है। वही हर बार फायदा वही लेकिन वो सब उसी राह पे निकल चलते हैं। देखिए, हिंदुत्व का जो फॉर्मूला, राष्ट्रवाद का फॉर्मूला निकाला गया, फायदा हमेशा केवल बीजेपी कमा पाती है। अगर ये राष्ट्रवादी मिजाज की बातें कोई कांग्रेस का नेता करने लगता है, जनता नहीं स्वीकार कर पाती है उसको। ये फॉर्मूला उन्हीं का है, सही बात है, तो उनको ये फलीभूत होता है। उसी प्रकार ये जो रेवड़ी वाला फॉर्मूला है, ये अरविंद केजरीवाल का है। और रेवड़ी शब्द मैं क्यों कहूँ, ये तो राजनीतिक शब्द है। मैं कहना चाहता हूं कि जो वेलफेयर स्टेट के तहत आम आदमी को राहत सीधे उसके दरवाजे तक पहुंचाने का एक फॉर्मूला इजाद किया है अरविंद केजरीवाल ने, और देखिए आशा थी तो उनको सफलता हो रही है। तो किसी प्रोग्राम एंड पॉलिसी के तहत, देखिए जब प्रोग्राम एंड पॉलिसी की आप बात करेंगे तो मानदंड बदलने लगेंगे, कैरेक्टर्स बदलने लगेंगे। अरविंद केजरीवाल का नाम आगे आएगा, नाम आगे आएगा डीएमके का। ये लोग अच्छे प्लेयर्स हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने के क्रम में केसीआर ने जो काम किया है, बंधु रायथू, उसका आएगा मामला सामने। तो इस तरह के कैरेक्टर्स जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी टर्फ पे हराया है, बस ये कह देना कि अमुक जाति मेरे पास, अमुक जाति तुम्हारे पास, तो अब हम लड़ते हैं, हमारी जातियां ज़्यादा हो गई, तुम्हारी कम हो गई, हम जीत जाएंगे। जी नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। आप उसको जातीय जनगणना के परिप्रेक्ष्य में देखें और कहें कि भाई इन जातियों के साथ अन्याय हुआ है और इन जातियों की जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो ये है और हम इसको बेहतर करेंगे। अच्छा, एक स्थिति ये भी है कि तेजस्वी जो है अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करते हैं। अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस बुलाती नहीं है जब वो अपना कार्यक्रम कर रही थी, और यहाँ नीतीश कुमार कहते हैं कि कांग्रेस का हम इंतजार कर रहे हैं या फिर हम वेट कर रहे हैं, आप इशारा तो करिए। तो ये जो स्थिति है, ये विपक्ष में मतलब सामंजस्य ना बैठ पाने की एक स्थिति नजर आ रही है। कोशिश हो रही है लेकिन वो कुछ ऊपर नीचे है। आपको उदाहरण और भी हैं, जैसे कि आप जिनके साथ सरकार चला रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा में बुलावे के बावजूद आप नहीं आए। भाई अखिलेश जी भी नहीं आए तो चलिए, वो तो सहयोगी 2017 में थे, लेकिन 2022 में सहयोगी तेजस्वी थे, वो कहाँ आए? नीतीश जी भी नहीं आए। खम्मम में इतनी दूर चले गए अखिलेश जी, लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राहुल गांधी जा रहे थे तो वो नहीं आए। अरविंद केजरीवाल केसीआर को अच्छे लगते हैं, लेकिन कांग्रेस से वो दूरी बनाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल और केसीआर कांग्रेस विरोधी खीमा के सबसे अहम है। तो अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ है या ये लोग खिलाफ हैं? क्योंकि हर दल यहाँ
कांग्रेस से निकला हुआ दल है, तो कांग्रेस को कोई प्राथमिकता नहीं देना चाहता है, कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस जिंदा हो जाए और उन्हीं का वोट बैंक इधर शिफ्ट हुआ है वो फिर उधर ना फिर वापस न चला जाए, तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। त्रिपुरा का उदाहरण देख लीजिए कि कांग्रेस का पूरा वोट बैंक शिफ्ट हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी जो 2 या 3% लेती थी 43% वोट परसेंट उसके आगे, और कांग्रेस के पास जो 43 था वो 2% हो गया शिफ्ट। तो पूरी वोट बैंक शिफ्ट करती है। तो उन्हें ये लगता है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बड़े नेता हैं, अगर वो जीवित हो गई तो वो उसी कहानी की तरह होगा जिसमें कि एक शेर के नरकंकाल को एक विद्वान ने जन्म दे दिया, मंत्र मार करके, और उसके बाद उसने उसी को खा लिया। तो वो करना नहीं चाहती है, ये चाहते नहीं है कि कांग्रेस को जीवित करें और कांग्रेस को उतना जीवंत बना दें कि वो नेतृत्व देने लगे, फिर उन्हें अपने राज्य में खतरा हो जाएगा। तो ऐसे में नीतीश जी का ये फॉर्मूला समझ नहीं आता है। देखिए, एक तो छत्रपों की बात है, ममता बनर्जी का कंट्रीब्यूशन होगा, उसमें कंट्रीब्यूशन नवीन बाबू का होगा, उसमें कंट्रीब्यूशन केसीआर का होगा, उसमें कंट्रीब्यूशन जगन मोहन का होगा, उसमें कंट्रीब्यूशन स्टालिन का होगा, उसमें कंट्रीब्यूशन हेमंत सोरेन का होगा, उसमें कंट्रीब्यूशन अखिलेश यादव का होगा, समाजवादी पार्टी के अलावा बीएसपी मायावती जी का कंट्रीब्यूशन होगा, दिल्ली आते आते अरविंद केजरीवाल का होगा, और फिर वैसे दल आते हैं जो आज की डेट में कांग्रेस के साथ हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी। तो ऐसे दल मिलेंगे जब, इतनी बड़ी अगर गोलबंदी होती है, छत्रपों की गोलबंदी होती है, तब जाकर के वो एक ऐसा स्थिति तैयार होता है, एक ऐसे हालात बनते हैं जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी जा सकती है। क्योंकि लगे हाथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर एनडीए को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। पर सवाल है कि कितने लोगों ने प्रयास किया विपक्ष की तरफ से कि अकालियों को जोड़ा जाए, कितने लोगों ने अब तक ये प्रयास किया है कि भाई किसान के सवाल पर अकाली जो हैं वो नाराज हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में न जाने पाएं, हम उनको जोड़ते हैं। कोई ऐसी विपक्षी बैठक हमने आज तक नहीं देखी जिसमें कि अकालियों को बुलाया गया हो, उद्धव को बुलाया गया हो और नीतीश जी, और तीनों जो पूर्व सहयोगी हों वो बैठ करके तय करें कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ये फार्मूला है। हम लोगों ने पहले काम किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ, हम लोग जानते हैं उनकी मजबूती क्या है, उनकी कमज़ोरियाँ क्या है। तो ऐसे प्रयास नहीं है, बस एक इस तरह की बैठकें हो जाएँ और बयान दे दिए जाएँ। इससे कैसे उस दल को हरा पाएंगे जिसने बैकवर्ड्स में भी सपोर्ट बेस बना दिया है और उसके पास एक डेडिकेटेड वोट बैंक अपर कास्ट का ऑलरेडी है, जिसने धर्मांधता जिसे कहते हैं उसकी भी ब्यार बहा रखी है, लोग बाग आस्था के सवाल पर भी वोट करते हैं, सांप्रदायिक उन्माद जैसी खबरें लगातार देश भर में आती रहती हैं, और आपके पास सामने में 12 या 15 महीने का वक्त रह गया है। यानी एक तरफ पूरा पैकेज है, फुल पैकेज, और जहां उसमें विकास की बात भी होती है, सारी चीजें, राष्ट्रवाद भी होती है, हिंदुत्व भी होता है, संप्रदायवाद भी होता है, और उसके बाद एक बड़ा सा चेहरा भी होता है प्रधानमंत्री मोदी का। आप संघर्ष कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को नेतृत्व भी करना चाहिए और साथ साथ कांग्रेस को वो आप कहते हैं कि आगे भी नहीं बढ़ने देंगे। हाँ, पीछे भी रहिए ड्राइविंग सीट पर, आप हम रहेंगे ड्राइविंग सीट पर। अब इस मंच से दो बातें किससे हो सकती हैं? नीतीश जी उस सरकार में मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अगुवाई करे, उनके डिप्टी आते हैं 2 मिनट बाद भाषण देने, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, विपक्षी दल हैं उसमें क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर दे दे और खुद पीछे रहे। अब ये दोनों बातें एक ही मंच से हो रही हैं। ये स्थिति एक कंफ्यूज ऑपोजिशन की नहीं है क्या? आम चुनाव में क्षेत्रीय दल कोई चेहरा बन जाए और कांग्रेस पीछे रहे, ये तो हो नहीं सकता। ये पॉसिबल आपको क्या लगता है? और ड्राइविंग सीट पर पीछे चले जाएं, आम चुनाव जो लोकसभा का चुनाव है उसमें नज़र तो नहीं आता है। तो ये जो तेजस्वी वाला फॉर्मूला है, ये भले ये हो सकता है कि आप राज्यों में सीटों के बंटवारे को लेकर कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन चेहरा अगर आप कांग्रेस को साथ में लेंगे तो चेहरा तो राहुल गांधी ही है। विपक्ष में चेहरा नीतीश कुमार बन जाएं, ये कांग्रेस नहीं चाहेगी, या फिर कोई और बन जाए, ममता बनर्जी बन जाए, केसीआर बन जाए, या फिर अरविंद केजरीवाल बन जाए, कांग्रेस क्यों चाहेगी? ये आपने दरअसल जो बात कही, यही पेच है विपक्ष का, जो कहे कि उनकी जो दुविधा है वो इसी पेच पे आके फंसी हुई है। विपक्ष का चेहरा कौन होगा?
हर भाषण में कह देते हैं नीतीश जी की जी मैं तो चेहरा नहीं है ना। ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चेहरे से चेहरे की लड़ाई होगी तो बीजेपी भारी पड़ जाएगी। आप मुद्दों के आधार पर लड़िए। बड़े बड़े विद्वान, एनालिस्ट, लेखक ये बात लिख चुके हैं कि आपके पास बहुत मजबूत मुद्दे हैं। और रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी अब एक ऐसे स्थान पे खड़े हो गए हैं जहां वो कांग्रेस वोटों के ही प्रतिबिंब नहीं है। गैर भाजपा वोट जितने हैं उन सबको ये लगता है कि कांग्रेस के पास एक नेता है जो बड़ी ईमानदारी से बीजेपी का विरोध कर रहा है। ये जो लेफ्ट और लेफ्ट लिबरल वोट्स हैं जो बीजेपी से इतर हैं या राइट विंग जो फोर्सेस हैं उससे इतर हैं, उस पूरे समुदाय को लग रहा है। और इसको पार्टियों में मत बांटिए। वो लेफ्टिस्ट फोर्सेस भी साथ चल रही थी, मैंने खुद देखा उस यात्रा में, जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। योगेंद्र यादव टाइप जो एक्टिविस्ट्स हैं वो भी दिख रहे थे, सिविल सोसाइटी के बहुत ही एग्रेसिव वो लोग भी दिखाई पड़ रहे थे। तो ऐसे लोग भी दिख रहे थे जो कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अगर राहुल गांधी खड़े हुए हैं तो ये जिम्मेदारी बहुत स्वाभाविक है कि नीतीश जी को या बाकी दलों को उनको देना चाहिए और पीछे हटना चाहिए और कहना चाहिए कि आप साहब आप ही हैं जो करेंगे। आप अगर बुलाए हैं तो हम आपके मंच पर आ रहे हैं। ये 30 जनवरी का कार्यक्रम आपने बुलाया है, बहुत अच्छी बात है। श्रीनगर से शुरुआत होती है, श्रीनगर रेजोल्यूशन बने, वो तो मौका लूज हो गया ना। अब पटना में एक छोटे से कार्यक्रम CPI-ML का कार्यक्रम आपने पकड़ा और बड़ा संदेश देने की कोशिश की, क्योंकि हो सकता है कि उनके अपने दल में भी बहुत उठापटक मची हुई है। अभी परसों ही उनके यहाँ एक बैठक होने वाली है जो उनके अपने दल में कुशवाहा जी कर रहे हैं, है ना, जो उनकी अपनी ही स्थिति को अनटेनेबल बना देते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने एक स्थिति ऐसी बना ली है जहां पर उस ऑपोजिशन की ताकत को वो और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। इसको रिकग्नाइज करते हुए विपक्ष को ये फॉर्मूला एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज भी दरअसल कांग्रेस अपने आप को जोड़ ले अगर, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने वही मुद्दों के आधार पर खड़ी नजर आती है। पर ये ड्राइविंग सीट पर हमें रहने दें या आप आगे बढ़िए, ये हल्की बातें हो जाती हैं। और ऐसे में कम से कम विपक्षी एकता के मद्देनजर बहुत काम नहीं हो पाता है। समाजवादी पार्टी और BSP के बयानों को देख लीजिए, हम तो अपने अकेले लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, तो क्या कोई कर सकता है इसमें? और वो पार्टियां लड़ना चाहेंगी तो बिल्कुल लड़ेंगी। तो फिर इसमें कांग्रेस आगे कैसे बढ़े जब विपक्षी पार्टियां कह चुकी हैं, समाजवादी पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर और BSP सबसे बड़े दल के तौर पर है उत्तर प्रदेश में, वो कह दी हम अकेले लड़ेंगे। तो नीतीश जी किस कांग्रेस को कह रहे हैं कि वो अगुवाई करे? खुर्शीद जी कह तो रहे हैं पहले आई लव यू कौन बोलेगा, तो अब देखते हैं कौन आई लव यू बोलेगा। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक भी बताएं कि उन्हें क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि 303 पर भारतीय जनता पार्टी जो है और सहयोगियों के साथ तो और ज़्यादा हो जाती है, वो 100 के अंडर जो है आ जाएगी, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या विपक्ष एक हो पाएगा? नीतीश कुमार के आज के बयान को आप कितने नंबर देते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।